हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चैप्टर 6 जियोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया। इट मींस दैट कि कैसे एग्रीकल्चर की जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उसको एज ए रॉ मटेरियल यूटिलाइज किया जा रहा है फॉर मेकिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस minerals and metal बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग मिनरल्स और मेटल्स को वी विल यूटिलाइज दीज थिंग्स एज रॉ मटेरियल मीन्स इनको या तो हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे या फिर ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको नेक्स्ट कोई इस्तेमाल कर सके अपने एज ए रॉ मटेरियल की तरह। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आपको पता होना चाहिए स्टील भी किससे बनता है? आयरन से ही बनता है। ठीक है, तो कुछ ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यू विल गेट अदर आइडियाज की और सारे अगर कोई है तो वो कैसे वर्क कर रहा होगा। नाउ आयरन और स्टील इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज माना जाता है, यानी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों ही ये शो करता है कि आपका कंट्री का डेवलपमेंट कितना है। मींस इट्स बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज consumption shows the लेवल कह लो या फिर इंडेक्स कह लो, कोई इश्यू नहीं है। इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का डेवलपमेंट को शो करता है। मतलब आप समझो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टील बना, सपोज करिए स्टील बना, ठीक है। अब स्टील आपको पता है कि कितना प्रोड्यूस हुआ, आपके पास डेटा आएगा, आपका मतलब गवर्नमेंट के लेवल पे उनको पता है कि कितना प्रोड्यूस हुआ। अब इस स्टील का किसी एक, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर बनाने वाला इंडस्ट्री ने लिया, खरीदा, तो अब आपको ये पता है कि कितना रेफ्रिजरेटर जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको प्रोड्यूस उसी लेवल में करेंगे ना कि जितना आपका पॉपुलेशन कंज्यूम करे। मीन्स अब अगर मान लो रेफ्रिजरेटर वालों का डिमांड बढ़ गया, पहले मान लीजिए 10 टन मंगाए थे, अभी 11 टन मंगा लिए। अब ये अंदाजा लगा लोगे ना, कंजम्पशन बढ़ा है। कंजम्पशन बढ़ने का मतलब ये होगा कि आपके कंट्री के लोगों का इनकम बढ़ा है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट को शो करता है। दैट इज द रीजन ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। और वैसे भी आयरन और स्टील की बात करें, इट्स अ बेसिक इंडस्ट्री कह लो या फिर कह लो की इंडस्ट्री भी कह सकते। इसका मतलब क्या है? मीन्स these are considered as a raw material for other industries like, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो, चाहे वो मीडियम हो, है ना, एक्सेट्रा। किसी भी तरीके का इंडस्ट्री है उसको स्टील या आयरन की तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे आप एक छोटा सा पिन बनाना चाहो तो भी आपको समहाउ इसकी जरूरत पड़ेगा, और चाहे आपको हैवी शिप बिल्डिंग बनाना हो तो भी आपको आयरन और स्टील का जरूरत पड़ना ही पड़ना है। गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर द बेसिक इंडस्ट्री, और यही कारण है कि इसको जो है लेवल ऑफ कंट्री को डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है। ठीक है, अब क्योंकि इसके जो भी चाहे रॉ मटेरियल हो
चाहे इसका आउटपुट हो, ये बहुत ही हैवी होते हैं और बल्क होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, मींस हैंडलिंग, इनका हैंडलिंग हैवी एंड बल्की। अब इतना हैवी बल्क को अगर ट्रांसपोर्ट करना हो, आल्सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई। दैट इज द रीजन इसको हम लोग हैवी एंड बल्की इंडस्ट्री में भी कंसीडर करते हैं, मींस इट इज कम्स अंडर द हैवी एंड बल्की इंडस्ट्री। ठीक है, अब अगर किसी आयरन की बात करें तो आयरन तो ऐसे मिलता नहीं है, इट कम्स फ्रॉम माइंस। तो माइन से जो मिलता है वो मिलता है ओर लेने के बाद उसको फर्नेस वगैरह में डाल के पिघला के हम लोग आयरन बनाते हैं, और आयरन से ही हम लोग स्टील बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन कंस्टिट्यूएंट्स को थोड़ा बहुत मैनेज करके। सो बेसिकली कैसे बनता है, आयरन ओर प्लस इसको बर्न करने के लिए कोल चाहिए, कोकिंग कोल, एंड कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी चाहिए जैसे कि लाइम स्टोन, एज ए फ्लक्स यूज करते हैं लाइम स्टोन, ये हमें प्रोड्यूस करके देता है स्टील। और भी इसमें जैसे हम लोग मैग्नीज अगर ऐड कर दें, तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, दैट्स इट। तो जब कभी ऐसा स्टील या ऐसा आउटपुट की जरूरत, ऐसे आयरन की जरूरत रहे, ऐसे मेटल की जरूरत रहे जो बहुत ही हार्ड काम करना हो, जैसे रोड वगैरह, जो रोड रोलर होते हैं, इन सब चीजों में तो हमें मैग्नीज को ऐड करना पड़ता है। बट अगर इनको देखें तो इनका रेशियो होता है 4:2:1। कहने का मतलब अगर आप 4 टन आयरन और कंसीडर करो तो 2 टन कोकिंग कोल, 1 टन लाइम स्टोन, और ये सब के सब कहां से मिल रहे हैं, दीज आर कमिंग फ्रॉम माइंस। ये भी माइन से मिलेगा, ये भी माइन से मिलेगा, ये भी माइन से मिलेगा। क्लियर, ऑल आर फ्रॉम माइंस। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इसका हैंडलिंग का है। तो यूजुअली इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं, दे वर एस्टैब्लिश्ड नियर रॉ मटेरियल प्रॉक्सिमिटी, जहां पे ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स जहां पे मिल जाए, वहीं पे इससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो अगर आप हमारे कंट्री में देखोगे, बस ये फिगर आउट करना है जहां पे मान लीजिए कोई चीज दूर भी मिल रहा है तो उनका एक ऐसा लोकेशन जो तीनों चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके, या कह सकते हो आयरन ओर के पास थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा नजदीक रहेगा, ऐसी जगह इंडस्ट्री को सेटअप करना रहे। तो इंडिया में सबसे बेस्ट लोकेशन माना जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, बेस्ट लोकेशन जहां पे इन तीनों मेन कंस्टिट्यूएंट्स का लोकेशन जो है आस-पास में नियर है। तो दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां पे है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां है। तो नागपुर जहां है वहां से थोड़ा सा छोटा है वो। सो बेसिकली कहां पे है ये, चलो आप बता देना, इतना बड़ा टफ क्वेश्चन भी नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सिमिलरली हम लोग एक और इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एल्यूमिनियम के बारे में, और भी सारे डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, डिस्कस करते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम के बारे में बात करें, सेकेंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग मतलब वही एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। कैसे करोगे, मेल्ट करके। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो है, एल्यूमिनियम ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, मेटल इंडस्ट्री या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब क्यों सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात यही है कि जो एल्यूमिनियम है उसकी खुद की प्रॉपर्टी, जैसे ये रेजिस्ट करता है कोरोजन को, मतलब जंग वंग नहीं लगता। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है लाइट वेट होता है,
हल्का होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है हीट कंडक्टर होता है, मीन्स आप बर्तन वगैरह भी यूज कर सकते हो बनाने में, हीट कंडक्टर होता है। और अगर इसका एलॉय बना दे तो ये एक स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है, स्ट्रॉन्ग व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल, अदर मिनरल, तो स्ट्रॉन्ग भी है। वायर में भी यूज करते हैं कंडक्टर बिकॉज ऑफ गुड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है क्योंकि ये। तो इसका अगर हम लोग यूज देखें, इसकी डाइवर्सिटी ऑफ यूज इसका, तो एक कह सकते हो यूटेंसिल से लेकर यूटेंसिल्स टू एयरक्राफ्ट, मतलब काफी चीजें इसके हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, एक छोटे बर्तन से लेकर एयरक्राफ्ट, और इवन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है, हमारे जो इंडियन रेलवे है वो भी एल्यूमिनियम का रेलवे बनाने की आगे कोशिश की जा रही है और बनाया भी जाएगा। खैर, तो इसका आपने डाइवर्सिटी समझ लिया। इसके प्रोडक्शन को अगर हम लोग समझे तो इसके लिए जो इसका रॉ मटेरियल होता है बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट बहुत हैवी होता है, हैवी होता है, डार्क होता है, डार्क ब्राउन, बल्कि हैवी हो ही गया, हैवी होता है। लगभग 4 to 6 टन को जब हम लोग इसको स्मेल्ट करते हैं तो इससे लगभग 2 टन ऑफ एल्यूमिनियम निकलता है, 2 टन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मतलब वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड कह लो, Al2O3 पढ़ा होगा आपने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकलता है। फिर इस एल्यूमिना को जब हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रोलाइसिस करें, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद तब जाके हमें कहीं मिलता है एल्यूमिनियम, लगभग 1 टन। सो नो डाउट इसका हैंडलिंग बहुत ही ज्यादा टफ होता है, इसका हैवी, एक तरीके से हैवी रॉ मटेरियल के कारण। ठीक है, इसके अगर फैक्ट्रीज को बात करें कहां पे इसका इस्टेब्लिशमेंट है, तो स्मेल्टिंग इन उड़ीसा, उड़ीसा में मिल जाएगा आपको, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, MP, है ना, आंध्र प्रदेश, यूपी में भी मिलेगा आपको, यूपी में भी मिलेगा, और ऐसे ही आप देख लो कहाँ कहाँ मिल जाएगा। क्लियर, और क्योंकि ये सेकंड इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको भी समझना जरूरी था। तो हमने समझ लिया एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इसको मिटाते हैं और आगे की इंडस्ट्रीज को देखते हैं। केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें, ये वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इट्स वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। इसके इंडस्ट्रीज को देखोगे तो आप बड़े इंडस्ट्रीज भी मिलेंगे और छोटे इंडस्ट्रीज भी मिलेंगे, मींस दे हैव स्मॉल एंड लार्ज यूनिट्स। इसके भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि एक कह सकते हो आप ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, और कह सकते हो आप दूसरा इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। तो इन दोनों में जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो जैसे इसमें सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, है ना, प्लास्टिक्स, अदर केमिकल्स जो फर्दर यूटिलाइज हो, है ना, फर्दर इंडस्ट्री, इवन एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं। तो यानी कि प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल फॉर
अदर इंडस्ट्री, दोनों ही। इनके प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल लाइक पेट्रोकेमिकल से जैसे सिंथेटिक फाइबर, फाइबर वगैरह बनेगा इसमें भी, प्लास्टिक्स वगैरह, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, रबर ऑर्गेनिक रबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स है ना, फार्मा, ड्रग्स एक्सेट्रा। इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो ज्यादातर मतलब जो पेट्रोलियम वाले इंडस्ट्रीज होते हैं उन्हीं से मिलता है। एज दियर रॉ मटेरियल कम फ्रॉम पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इसीलिए दिस chemical industries generally established near पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हुआ हमारा केमिकल इंडस्ट्री। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के बीच में एक और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, दैट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, अगर इस इंडस्ट्री को देखें तो एक तरह से मान लीजिए केमिकल ही है, तो ये किसके अराउंड ज्यादा फोकस्ड है? इट्स अराउंड सेंटर अराउंड नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, इसके अलावा फॉस्फेट एंड पोटाश। अब आप थोड़ा सा इंडिया के स्ट्रक्चर को आप समझो। पहली बात ये कि हमें पता है कि नाइट्रोजन ज्यादातर जो है इन्वायरमेंट में रहता है, तो ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हमारे पूरे अर्थ सरफेस पे, आई मीन इंडिया के अगर लैंड सरफेस पे देखो तो नाइट्रोजन की कमी बनी रहती है, तो नाइट्रोजन तो मतलब हर एक लोकेशन के लिए चाहिए। ठीक है, बट व्हाट अबाउट फॉस्फेट? फॉस्फेट का कहानी समझो। फॉस्फेट जो है बेसिकली जब डेथ कर जाते हैं जानवर वगैरह या फिर पेड़ पौधे, तो वो वहीं से फॉस्फेट वगैरह मिल जाता है। यहां इस वाले लोकेशन के लिए तो फॉस्फेट उतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन सब जगह पे क्योंकि आप देखोगे तो सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं ये एरिया, तो यहां पे फॉस्फेट, लेकिन यूरिया यहां पे चाहिए। यहां पे क्या चाहिए? यूरिया। व्हाट अबाउट साउथ इंडिया? ये इसमें कमी है, ये लैक करता है क्योंकि ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है, तो इसके अंदर कोई फोसिल नहीं मिलते, सारे के सारे रॉक्स टाइप का ही मिलता है, ब्लैक सॉइल वगैरह। तो यहाँ पे फॉस्फेट की कमी, दैट इज द रीजन यहाँ पे डीएपी, दैट इज डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका ज्यादा यूज होगा। अमोनियम आपका नाइट्रोजन हो ही गया। सी, जो नाइट्रोजन है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है किसी भी तरीके के लाइफ के फॉर्मेशन में, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे पेड़ पौधे वाली लाइफ हो। नाइट्रोजन मेजर, इवन जब आप ये डीएनए वगैरह को भी देखते हो तो उसमें भी क्या होता है? अमीनो एसिड होता है, नाइट्रोजन भी होता है, तो मेजर इंपॉर्टेंट है। अब पोटास की अगर बात करें तो पोटास ऐसा चीज है इंडिया के अंदर, इंडिया में नो रिजर्व, इसका कोई रिजर्व है ही नहीं। नो रिजर्व मीन्स ऑल इंपोर्टेड, सारा का सारा इंपोर्ट कराया जाता है पोटास को। तो इस तरह से हमारे जो एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर तो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसके सर्वाइवल के लिए इनका होना जरूरी है। दैट इज द रीजन इससे रिलेटेड इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा ग्रो किया, स्पेशली ग्रोथ, खासकर ग्रीन रिवोल्यूशन, आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन, this industry growth
फास्ट। इस इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है फास्ट था। स्पेशली अगर लोकेशंस की बात करें तो सबसे तेजी से ग्रो करने वाला लोकेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी, केरला। बाद में बाकी सब जगह भी लगे, आज के टाइम में तो लगभग हर एक जगह है, बिहार में मिल जाएगा आपको, वेस्ट हर जगह मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम पे बहुत तेजी से ग्रो हुआ यहां से। ठीक है, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री अगर इसका इंपॉर्टेंस देखें तो इट हैज अ ह्यूज डिमांड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह, और ये कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता रहता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, रोड हो गया, ऐसे पता नहीं क्या क्या कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, उसके लिए डिमांड तो चाहिए। और इसका जो रॉ मटेरियल है डिपेंड करता है किस चीज पे, लाइमस्टोन मेजर है, लाइमस्टोन हो गया, है ना, इसके अलावा जिप्सम हो गया, सिलिका हो, बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी एक अगर इंडस्ट्री बात करें तो उसका जो इनपुट रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कई सारे होते हैं। ठीक है, मेजर इस्टेब्लिशमेंट देखें तो सीमेंट इंडस्ट्री का तो वैसे तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा, स्पेशली जहां पे लाइम स्टोन हो, जैसे एग्जांपल के लिए एमपी में आपको मिल जाएगा, है ना, सतना वगैरह जो है। इसके अलावा राजस्थान में मिल जाएगा और गुजरात में मिल जाएगा, एक्सेट्रा, हर एक जगह मिल जाएगा। और द पॉइंट ये है कि जैसे गुजरात वाला जो लाइम स्टोन है, मेजर जो यहाँ का इंडस्ट्री है फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि यहां से एक्सपोर्ट करना गल्फ कंट्रीज को इजी रहता है, गल्फ कंट्रीज। तो ये चीज याद रखना, ना सिर्फ हम अपने खुद के कंजम्पशन के लिए चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, वी आल्सो प्रोड्यूस फॉर दी एक्सपोर्ट, है ना, बाहर वालों को भी पालते पोसते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया। इंडिया में सबसे फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री फर्स्ट जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1904 में चेन्नई में। आप क्रॉस चेक करोगे ये चीज, 1904 चेन्नई। अब आ जाते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। ऑटोमोबाइल, अब गाड़ियां वाड़ियां बनती है तो उसमें यही सब चाहिए ही चाहिए, आयरन वगैरह चाहिए, स्टील चाहिए, एल्यूमिनियम, सब कुछ चाहिए। तो इसका डिमांड भी समझ रहे हो आप, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस। आज प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो अलग अलग तरीके की गाड़ियां हैं, बहुत सारे बसेस हो गए, कार हो गए, बाइक हो गया, ईटीसी, किस लिए, हमारे ट्रांसपोर्ट को इजी बनाता है। स्पेशली अगर हम लोग ऑटोमोबाइल अपने इंडिया में देखें तो 1990s के बाद जब हमारे कंट्री में लिबरलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन का मतलब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जब हमारे इकोनॉमी को ओपन किया गया तो एक तरह से कंट्री में अर्निंग भी बढ़ी, लोगों की अर्निंग बढ़ने के कारण जो है समाउ पब्लिक में डिमांड बढ़ा। तो डिमांड इंक्रीज हुआ, दैट हेल्प्स टू ग्रोथ दिस इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री का अगर आप लोकेशन देखोगे, यूजुअली आपको कहां मिलेगा, यूजुअली आपको मार्केट के पास मिलेगा, जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन हो, जहां पे ज्यादा बेहतर मार्केट हो। फॉर एग्जांपल दिल्ली गुड़गांव, है ना, मुंबई, पुणे, ये सब जगह आपको क्या मिल जाएगा, इसका इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक, ऑटोमोबाइल हो गया। आईटी इंडस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है हमारे कंट्री में, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। नाउ ये भी इसी पे डिपेंड करता है। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का भी डिमांड अगर देखा जाए तो ये यही 1990s के लिबरलाइजेशन के बाद इसका ज्यादा हुआ। इसका सक्सेस जो है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर।
इनका अपग्रेडेशन, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, इंश्योर देयर सक्सेस। तो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडस्ट्री, इनका यूज देखे तो इट हैज अ डाइवर्स यूज भाई। टेलीफोन से लेकर टेलीफोन तो वैसे ही लिख रहा हूं, मोबाइल से लेकर टेलीविजन, और आजकल तो सैटेलाइट पता नहीं कहां तक चले जाओगे। इसका तो बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट टाइम में यूज हो गया है और कंटिन्यूअस बढ़ता ही जा रहा है ना। इंडिया में बात करें तो माना जाता है आईटी इंडस्ट्री का सेंटर जो है, एक तरह से सेंटर जो है बेंगलुरु। बाकी और भी जगह डेवलप हो ही गया है, गुड़गांव को भी सेंटर मानते हैं, पुणे को भी सेंटर मानते हैं। सो दीज वर द मेजर मिनरल्स एंड मेटल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और ये हमारे इंडस्ट्रीज का पॉइंट ओवर हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा बस इनके इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्या क्या इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट वगैरह पे। इसके साथ हमारा चैप्टर हुआ जो है, इसको मिटाते हैं। तो इंडस्ट्री पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर किसी भी इंडस्ट्री को अगर आप पिक करोगे कोई भी, तो मेजर 4 तरीके का पोल्यूशन देखने को मिलता है। मेजर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। जैसे एग्जांपल के लिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की बात करें तो कई सारे इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज रिलीज अनडिजायरेबल गैसेस ऐसे रिलीज करते हैं, जैसे कि NOx हो गया, SOx हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, है ना। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें रिलीज करते हैं, जो कि हेल्थ के लिए क्या होता है, इंजूरियस टू हेल्थ। दे हैव टू बी मेजर कंसर्न, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे रखते हैं जो मेजर टॉक्सिक गैस यूज करते हैं, टॉक्सिक गैस इन दियर प्रोसेस। तो इसके लीकेज का भी डर रहता है कि अगर ये लीक हुआ तो इमीडिएटली मिक्स विथ एयर, और अगर ये एयर के साथ मिक्स हुआ और किसी ने इनहेल किया तो इमीडिएटली हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसका एग्जांपल भी है हमारे पास, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी एक बहुत ही मतलब वर्स्ट सिचुएशन कह लो, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन था। 1984 के आसपास हुआ था, 1984। उसके बाद ही जो है गवर्नमेंट ने एक लॉ लेके आया था, दैट इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ। मतलब आप ये देखो, पहले एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लॉ आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है, वी हैव टू बी कॉन्शियसली एक्टिव अबाउट दी वट एवर हैपनिंग इन आवर कंट्री। जो भी हमारे देश में हो रहा है, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको गवर्नमेंट के नजर में लाना चाहिए। जब तक हम लोग जानेंगे नहीं, अदरवाइज इररिस्पॉन्सिबल मुद्दों पर बस बातें होती है। तो गवर्नमेंट ने एक्टिवली लॉ वगैरह बनाया, उसके बेसिस पे फिर जो भी एक्टिविटी है होता रहता है। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो जो इंडस्ट्रीज होती है, कई सारे केमिकल्स रिलीज करती हैं, या कह लो वेस्ट रिलीज करते हैं। जो केमिकल उसमें बहुत सारे होते हैं, डेंजरस केमिकल, जो मिक्स विथ वाटर। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी हॉट वाटर भी ये लोग रिलीज करते हैं, ये मिक्स हो जाता है। तो हॉट वाटर की अगर बात करें तो हॉट वाटर जो है ये
वहां के एक्वेटिक लाइफ को डिस्टर्ब करता है। एक्वेटिक लाइफ अगर डिस्टर्ब हुआ तो समहाउ हम लोग भी तो फूड चेन से कनेक्टेड है। सो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, इसका इम्पैक्ट ह्यूमन पे भी देखने को मिलेगा। आप वेस्ट वाले को आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 1 लीटर अगर वेस्ट रिलीज हो रहा है, इट हैज पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय या फिर कह सकते हो पॉल्यूट फ्रेश वाटर। 8 लीटर ऑफ फ्रेश वाटर ये पॉल्यूट करने की कैपेसिटी रखता है। तो आप समझ रहे हो। और इस पानी का हमने मान लीजिए एग्रीकल्चर में यूज किया, इफ दीज केमिकल फील्ड वाटर, इफ दीज केमिकल और वेस्ट फील्ड वाटर यूटिलाइज इन एग्रीकल्चर, क्योंकि अब ये क्या हो गया, ये तो नदियों में जाके मिक्स हो गया ना। और कहीं बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे नदियों के थ्रू हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दैट कॉज फॉर द लैंड इनफर्टाइल। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, लैंड इनफर्टाइल होने लगता है, तो लैंड पोल्यूशन देखने को मिलता है। सो दीज आर वेरी मच कंसर्न थिंग्स जिसको हमें ये फोकस करना चाहिए कि इन सब चीजों का कुछ सॉल्यूशन, बेहतर सॉल्यूशन ले। एटलीस्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से लैंड पॉल्यूशन देखने को मिलता है। जैसे लैंड पॉल्यूशन के कई सारे रीजन भी है, ठीक है। एक तो ये हो गया मेजर रीजन। इवन अगर हम लोग जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं उसको जुडिशियस तरीके से ना यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, मोर वाटर अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, मोर वाटर अगर यूज करते हैं तो धीरे धीरे जो आपका सॉइल होता है, सॉइल ये साल्टी होने लगता है, नमक। अब अगर ये सॉइल आपका साल्ट से फिल्ड हुआ तो ये इनफर्टाइल हो गया। और आज के टाइम में इनफर्टाइल साल्टी सॉइल आपको देखने को मिल जाएगा हरियाणा जैसे, जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि इनजुडिशियस वे से ये लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं, ठीक। एंड मेजर फिर नॉइज भी एक पोल्यूशन है, क्योंकि ये क्रिएट करता है, कोई भी मशीन अगर चलता है तो साउंड क्रिएट करता है। दैट नॉइज फॉर द इरिटेशन और इवन हार्ट बीट पे भी इंपैक्ट करता है। तो मेजर कंसर्न ऑन हेल्थ पे मेजर कंसर्न। सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सॉल्यूशन है। आप जो भी रिलीज कर रहे हो, जैसे एयर पॉल्यूशन के लिए आप स्मोक स्टैक्स लगाओ, स्मोक स्टैक्स जो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, आपके जो भी पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं, रिलीज एब्जॉर्ब क्या करे, एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करे। वाटर वाले केस में आप रिसाइकल करो, वाटर एंड लैंड वाले केस में रिसाइकल करो। जो भी आपका वेस्ट निकल रहा है उसको 2 स्टेप 3 स्टेप जितना पॉसिबल हो सके उसको रिसाइकल करो। 2 to 3 स्टेप में पॉसिबल हो रिसाइकल करो, रीयूज करो। आपके पास वाटर का यूज है तो रेन वाटर हार्वेस्ट करो। मीन्स देयर इज अ सॉल्यूशन यू हैव टू फॉलो। नॉइज पोल्यूशन को डील करने के लिए आपको पूरे स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करना चाहिए, मशीन्स वगैरह में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा नॉइज को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। और जो भी साउंड रिलेटेड, जो साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वो कर सकते हो। पेड़ भी एक बढ़िया ऑप्शन है। आप अगर ट्री लगाते हो, ये भी क्या करता है, बहुत सारे साउंड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। ये चीज होगा। इवन जो हमारा एनटीपीसी है, दैट इज नेशनल थर्मल पावर प्लांट, इन लोगों ने बेहतर तरीके से क्या किया है, वाटर को रिसाइकल किया है, रीयूज किया हुआ है। क्योंकि एनटीपीसी में, थर्मल पावर प्लांट में मेजर जो गर्म पानी निकलता है, अब गर्म पानी का क्या किया, कई गर्म पानी प्लस वेस्ट वगैरह निकल रहा है, उसको रिसाइकल करके वापस से यूटिलाइज किया गया। इसको बोलते हैं ग्रे वाटर का यूटिलाइज किया गया फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड अदर
तो अदर जगह पे यूटिलाइज किया गया, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की उसमें से देख लेना, शायद आईएसओ 14000 है क्या, ये डेटा आप चेक करोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। यहां तक कंप्लीट हो गया आपका, ऐसे चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ लेना। आई थिंक ये चीज समझना ज्यादा जरूरी था रेदर देन इस पॉइंट को लिखना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, हमारा चैप्टर भी और हो गया, कल एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।